इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को जेईई या TG2 पेपर के बताऊंगा टॉपिक वाइज एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, उनका सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, और बताऊंगा प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस। मतलब उन सॉल्यूशंस के दौरान ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या और क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। होपफुली ये सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरे को मोटिवेट करता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं चंद्र प्रकाश और स्वागत करता हूं आपका क्रेस्ट फोरम के ऑनलाइन वीडियो सीरीज़ में। आज आप करने वाले हैं सॉल्यूशन UPPCL 2019 शिफ्ट 2 जेईई पेपर का। देखिए, आज जो हम पार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन में, वो करने वाले हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैग्नेट के 3 क्वेश्चन आए थे और DC मशीन के 9 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे DC मशीन के 6 क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे, बैक पेच, इंटरपोल वगैरह इनसे रिलेटेड थे, और बाकी बचे 3 क्वेश्चन DC शंट से थे। ठीक है, तो इस तरीके से DC मशीन के 9 क्वेश्चन और बेसिक मैग्नेट के 3 क्वेश्चन मिला के हो गए आपके 12 क्वेश्चन हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट में बताइएगा। क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताइएगा। कोई सजेशन हो मुझे कमेंट में बताइएगा। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलो तो चलते हैं। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, आप बड़े शांति से, हर फुर्सत से एकदम कान में लीड लगाइए, हेडफोन लगाइए, या फिर शांति से अकेले में बैठ के लेक्चर सुनिए। पर याद रखिए, कोशिश करिए कि आप लेक्चर के टाइम लेक्चर ही देख रहे हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात आपको पता चली है, मैंने हमेशा से कहा है कि आप वो इंपॉर्टेंट बात एक सब्जेक्ट पेज बना लीजिए। मतलब मशीन का अलग पेज बना लीजिए, DC मशीन का, ट्रांसफार्मर का अलग, और कोई भी बात इंपॉर्टेंट अगर आपको लगती है, ऐसे एक्सेट्रा टॉपिक्स के बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे। तो जैसे डायरी नहीं होती थी अल्फ़ाबेट से, वैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिख लो। T से ट्रांसफार्मर, D से DC मशीन। तो वहाँ क्या रहेगा, आपको कोई भी बात पसंद आती है, कोई भी बात बढ़िया लगती है रिलेटेड टू द MCQ, तुरंत लिख दो, तुरंत आदत बना लो। जैसे आदत होती है कुछ लोगों को, याद आती है तुरंत कॉल कर लेते हैं ना उनको तो ऐसी तुरंत ऐसी आदत बना लो तुम इसको भी। देखो, वो आदत तो बेकार है, ये सही है, ये आदत बना लीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और बड़े मस्त तरीके से हम लोग आज पढ़ते हुए चलेंगे, है ना, हमेशा की तरह। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, आप लोगों के मोबाइल या लैपटॉप जिस पर भी देख रहे हैं उस पर। ठीक है, चलिए। रिलेटिव परमिएबिलिटी of diamagnetic material is slightly। रिलेटिव परमिएबिलिटी, सबसे पहली बात समझेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी सापेक्ष चुंबकशीलता, सापेक्ष चुंबकशीलता बोलते हैं इसे हिंदी में। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? देखिए, मैथमेटिकली तो इसे μr से दर्शाते हैं, पर ये होता क्या है? देखिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी किसी भी पदार्थ का वो गुण है जो ये तय करता है। मैंने क्या कहा? किसी भी पदार्थ का। मेरे हाथ में पेन है, मेरे हाथ में आयरन भी हो सकता था, मेरे हाथ में कैल्शियम भी हो सकता था, कुछ भी, कोई भी पदार्थ। मैं ये नहीं कह रहा कि लकड़ी नहीं हो सकती, लकड़ी भी हो सकती, कोई भी पदार्थ, पर उसका वह गुण जो ये तय करता है, जो ये बताता है कि उसके अंदर से कितनी चुंबकीय रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं। ठीक है, और इसी गुण को क्या कहते हैं? सापेक्ष चुंबकशीलता, रिलेटिव परमिएबिलिटी। आप देखते हैं, आप देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग लाइन मारते हैं किसी पर। तो जब आप किसी लड़की को लाइन मारते, मैं आपकी कह रहा हूँ, अपनी नहीं कह रहा हूँ, जब आप किसी लड़की को लाइन मारते हैं तो किसी से तो ज़्यादा गुजरती हैं और किसी से कम पास होके गुजरती हैं। बस वही अलग अलग लोगों की अलग अलग
आदतें होती हैं, किसी से लाइन ज़्यादा गुजर जाती है तो फ़ोन नंबर मिल जाता है, किसी से बिल्कुल भी नहीं गुजरती तो फिर तो सैंडल पड़ती है। फिर वैसे ही चुंबकशीलता भी किसी भी पदार्थ का वो गुण है, सापेक्ष चुंबकशीलता किसी भी पदार्थ का वो गुण है जो ये तय करता है कि कितनी चुंबकीय रेखाएं उसके अंदर से गुजरेंगी। अब इससे पेपर में तो सवाल आया है डायामैग्नेट के लिए, मैं आपको तीनों का बता देता हूँ। 3 तरीके के पदार्थ होते हैं, डायामैग्नेट मटेरियल, पैरामैग्नेट मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अमूमन इसके लिए बहुत पूछा जाता है। देखिए डायामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे पदार्थ होते हैं, मैं डाया की बात कर रहा हूँ, जिनमें जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो इसके अंदर से गुजरती ही नहीं है। हाँ, वो ही लड़की है जो बिल्कुल पटती ही नहीं है, उसके अंदर से लाइन ही नहीं गुजरती तो पटेगी कैसे। सेम ऐसे ही है डायामैग्नेट, ये वो पदार्थ है जिसके अंदर से चुंबकीय रेखा गुजरती नहीं है, चुंबकीय रेखा रिपेल होकर चली जाती है, ये ऊपर से चली जाएंगी, नीचे से चली जाएंगी, पर अंदर से नहीं जाती हैं, या एक आध कोई चली जाए तो चली जाए चुंबकशील मतलब मैग्नेटिक फील्ड, अदरवाइज नहीं जाती है, याद रखिए। तो इसकी जो चुंबकशीलता हुई वो 1 से कहीं कम होती है। पैरामैग्नेटिक की 1 से ज़्यादा होती है, मतलब पैरामैग्नेटिक वो पदार्थ होते हैं जिसमें से कुछ रेखाएं तो चुंबक की रेखाएं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड की रेखाएं तो गुजरती हैं। ये जो 1 है मैं लिख रहा हूँ 1 के टर्म्स में, मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ समझिएगा बात को। और जो फेरोमैग्नेटिक के लिए है वो 1 से कहीं ज़्यादा होती है, कहीं ज़्यादा होती है 1 से। ये 1 को आप एक परसेंटेज के तौर पे मान के चलिएगा, ऐसे समझिएगा कि 100% और 100% से कहीं अधिक। ठीक है, तो मतलब अगर आप 1 को परसेंटेज तौर पे लिखेंगे तो कहीं ना कहीं 100% बनेगा, तो मतलब ऐसे समझ लीजिए 100% से बहुत बहुत कम जाती है। ठीक है, तो लेस देन यूनिटी डायामैग्नेट के लिए हो गई, पैरामैग्नेटिक के लिए ग्रेटर देन 1 मतलब यूनिटी से थोड़ा ज़्यादा, पर फेरो के लिए बहुत अधिक। मतलब फेरो तो ऐसा होता है कि मतलब जितनी लाइन मार रहे हो सारी की सारी गुजर रही है, इसका मतलब समझ ही जा रहे हो तुम, है। ठीक है, तो ये फेरो हो गया, मतलब इससे कई रेखाएं इसके अंदर से गुजरती हैं। तो सवाल का जवाब तो अभी आपको मिल ही गया होगा। सवाल का जवाब हुआ मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, क्या हुआ? सवाल का जवाब, क्वेश्चन हो गया मेरा, हाँ सॉरी, क्वेश्चन का जवाब हो गया सी, लेस देन यूनिटी। ठीक है, यूनिटी से कम। अब देखो इससे जुड़े थोड़े से 1-2 सवाल और मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ से जुड़े सवाल कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को लेकर, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम, इसे बोलते हैं काई। ये एक्स नहीं है मेरे भाई, एक्स ऐसा होता है पर ये यूं बनाते हैं काई एम, और इसको लिखते हैं μr-1। अब आप खुद सोचिए, यहाँ मैं कई बातों को बता चुका हूँ, ये तो 3 क्वेश्चन ये हो गए। म्यू की अपनी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, याद रखिएगा। म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, सापेक्ष चुंबकशीलता रिलेटिव परमिएबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती। यूनिट होती है म्यू की और म्यू नॉट की। म्यू होता है परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, पदार्थ की चुंबकशीलता, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, और ये पी को क्या लिखा है, परमिएबिलिटी, और ये होती है परमिएबिलिटी ऑफ एयर, हवा की चुंबकशीलता। इन दोनों की यूनिट क्या होती है? इन दोनों की ही यूनिट होती है हेनरी पर मीटर। भाई पेपर में बहुत पूछा जाता है। खैर, म्यू आर की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, डायमेंशनलेस, कोई यूनिट नहीं होती। अब जब नो यूनिट -1 होगा तो इस काई एम की भी क्या कोई यूनिट होगी? नो यूनिट होगी। भाई कोई भी यूनिट नहीं होगी ससेप्टिबिलिटी की भी। ये सवाल आ जाता है। अब आप एक सवाल और देख लीजिए, अगर मैं डायामैग्नेट के ससेप्टिबिलिटी की बात करूं, अब खुद सोचो, कोई 1 से कम चीज़ अगर मैं डायामैग्नेट के लिए बात करूं काई एम को लेके, तो इसकी म्यू आर 1 से कम है। अगर कोई 1 से कम चीज़ 1 से माइनस हो रही है तो ये नेगेटिव में आ जाएगी। तो भाई कल को ये सवाल भी पूछ ले सकते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव किसकी होती है। ठीक है, पैरामैग्नेट की बात कर लेते हैं। पैरामैग्नेट की बात कर लेते हैं। अब कोई 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी काई एम थोड़ी सी पॉजिटिव होगी,
और ये तो एक से कहीं अधिक है, इसका मतलब इसकी काई एम क्या होगी, लार्ज पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो भाई यहाँ से सवाल बनते हैं, ये कुछ बातें हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ें लिख लेना, जो जो एक एक बात बोलता हूँ वो सवाल होता है, लिख लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो फिर फंस जाओगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यही सेम क्वेश्चन ऐसा ही आया है। फेरोमैग्नेटिक सामग्री की सापेक्ष परमेयता डैश होती है, ये सापेक्ष परमेबिलिटी की ही बात कर रहा है, फेरोमैग्नेटिक की बात कर रहा है। तो फेरोमैग्नेटिक की तो एक से कहीं हो गई, इकाई से भी बड़ी, तो सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन बनता है इकाई से भी कहीं बड़ी। ठीक है, कम होगी नहीं, इकाई के बराबर भी होगी नहीं, है ना, इकाई के बराबर नहीं और इकाई से भी बड़ी, तो इकाई से भी बड़ी हो गई, मतलब ग्रेटर देन, वेरी मच ग्रेटर टू द यूनिटी। ठीक है साहब, इस पे सवाल आपके हो गए। चलिए एक और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल पर क्वेश्चन है। इसे बता देता हूं मैं आपको, जब तक ये मिटा देता हूं। देखिए भाई, फ्लेमिंग एक जनाब थे, भैया थे, भाईजान थे, जहाँ कुछ भी कह लो। ठीक है, इनके दो नियम थे, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, ठीक है, और लेफ्ट हैंड रूल, तो इनके दो नियम थे। अब आपको एक बात बता दूं, सवाल पेपर में क्या पूछता है। देखो सबसे पहले तो दिमाग में इस बात को डाल लो, चाहे राइट हैंड रूल हो, देखो ये मेरा राइट है, ठीक है, आपको हो सकता है लेफ्ट नज़र आ रहा हो, बट ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। चाहे राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, दोनों में FBI से याद करना है। FBI फोर्स, चालक पर बल, चुंबकीय रेखाओं की दिशा, B मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और I करंट। तो क्या भाई ये फोर्स BI, तो मैंने क्या बताया, चालक पर बल, मैग्नेटिक घनत्व, मैग्नेटिक फील्ड घनत्व, मैग्नेटिक डेंसिटी जिसे बोलते हैं, मैग्नेटिक डेंसिटी। ठीक है, और ये हुआ करंट की दिशा, करंट कैरिंग इन द कंडक्टर, उसकी दिशा। देखो सबसे पहले पेपर में ये पूछा जाता है, चाहे राइट हैंड हो चाहे लेफ्ट हैंड हो, मैंने आपको क्या बोला, FBI यहाँ पर भी होगा। ठीक है, बस अब अंतर कहाँ आता है वो सुनो। देखो भाई, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल की अगर हम बात करें, है ना, तो ऐसे याद रखो इसे कि घर पे पिताजी हमारे जनरेटर हैं, उन्होंने ही हमें जनरेट किया है, सबके पिताजियों ने ही जनरेट किया है। ठीक है है ना, और अगर पिताजी जनरेटर हैं, उन्होंने जनरेट किया है और वही घर को चलाते हैं, वही घर के राइट हैंड है, तो राइट हैंड ही घर को चलाता है, वही जनरेटर है, तो राइट हैंड रूल कहाँ लगेगा, जनरेटर में लगेगा। और लेफ्ट हैंड रूल कहाँ लगेगा, भाई जाहिर सी बात है, जब जनरेटर पे राइट हैंड रूल लग गया तो लेफ्ट हैंड रूल कहाँ लगेगा, मोटर पे लगेगा। क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, फ्लेमिंग का बाएं हाथ माने लेफ्ट हैंड, तो कहाँ लगता है भैया, मोटर पे लग गया कि नहीं लग गया, लग गया मोटर पे। बस एक चीज़ याद रखना, रूल में एक गलती कभी मत कर देना, क्योंकि जनरेटर में हम करंट की दिशा या फिर EMF की दिशा निकालते हैं, पता करते हैं, और यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम चालक पर बल F पता करते हैं। ठीक है, तो एक कहावत, एक बात होती है ना, वो हैंडल बिफोर यूजिंग इट, मतलब बड़ा ही ध्यान से इसको यूज़ करने से पहले चीज़ें आनी चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। इसमें फोर्स पता करते हैं इस रूल में, और बाकी की चीज़ें पता होती हैं B और I, और इसके अंदर I पता करते हैं, ये और दोनों पता होते हैं। ये कहानी है, ये हमारे बेसिक मैग्नेट के पूरे हुए। अब हम DC मशीन के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने DC मशीन का पहला क्वेश्चन।
बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, डीसी मशीन का अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। 4 पोल जनरेटर विद 16 कॉइल हैज 2 लेयर लैप वाइंडिंग। द पोल पिच इज। क्या क्या दे रखा है, चुपचाप से लिखिए। 4 पोल हैं, 16 कॉइल्स हैं और 2 लेयर लैप वाइंडिंग है, 2 लेयर लैप वाइंडिंग है। हमें पता क्या करना है, पोल पिच पता करनी है। ठीक है भाई, पोल पिच क्या होती है, Z/P। कंडक्टर पर पोल इज नोन एज, कंडक्टर पर पोल इज नोन एज पोल पिच। अब आप एक चीज समझिए, सबसे पहले आप समझिए कि कॉइल इसने 16 दे रखी है। देखिए, ये एक कॉइल होती है, दिस इज 1 कॉइल। ठीक है, इस कॉइल को, एक कॉइल को बनाने के लिए 2 कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं, ये एक और ये एक, 2 कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं। और इतना पोर्शन क्या कहलाता है, इतना पोर्शन कहलाता है टर्न या फिर ओवरहैंग। भाई पेपर में कईयों बार LMRC DMRC के पेपर में ये सवाल आया हुआ है कि ये जो टर्न और ओवरहैंग है ये कैसा भाग है, इनएक्टिव भाग है। कैसा भाग है, इनएक्टिव, अक्रिय। अक्रिय है, सक्रिय नहीं है, अक्रिय है। क्योंकि ये इनएक्टिव इसीलिए क्योंकि यहाँ कोई EMF ही पैदा नहीं होता। और EMF कहाँ पैदा होता है मेरे भाई, कंडक्टरों में पैदा होता है EMF। तो इसको बोलते हैं एक्टिव पार्ट। तो कई बार ये भी बात उठ जाती है, तो अभी आप बात समझ गए। हैंगओवर मत समझना, ये हैंगओवर नहीं है बेटा जो तुम करते हो, ये टर्न और ओवरहैंग है, समझे। हाँ, गलत ले जाते हो मामले को तुम हमेशा। अब आप एक चीज समझिए, एक कॉइल 2 कंडक्टर से बनती है, एक कॉइल 2 कंडक्टर, तो 16 कॉइल कहीं ना कहीं 32 कंडक्टर होंगी। ठीक है, अब आप देखिए फॉर्मूला सीधा यहाँ लगा दीजिए, 32 कंडक्टर हो गए और पोल कितने हैं, 4, तो आंसर कितना आया, 8। तो आपकी पोल पिच कितनी हुई, 8। ए इज द राइट आंसर। बड़ा ही आसान सी बात थी। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट कि नहीं भाई, बोलो कमेंट में बताओ, बताया करो, पता चलती है मेरे को। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैंने कई बार बताया है। पूछ रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है डीसी जनरेटर में उत्पन्न EMF डैश पर निर्भर करता है। तो किन पर निर्भर करता है उत्पन्न EMF, डीसी जनरेटर में साफ बोल रहा है। भाई डीसी जनरेटर का जो EMF होता है, मैंने क्या बताया है, ओ मेरे हीरो लोगों, मैंने क्या बताया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके। ठीक है भाई, ये P हो गई पोल की संख्या, Z हो गई कंडक्टर की संख्या, N हो गई टर्न नहीं है घटो, टर्न की संख्या बोल रहे हो यार, RPM में। डीसी मशीन में टर्न कहाँ से, तमीज। ये है फ्लक्स पर पोल और ये है समांतर पथों की संख्या, पैरेलल पाथ, समांतर पथों की संख्या, पैरेलल पाथ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद करने का तरीका है कि नहीं, फंटास्टिक। अरे बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा। पोल, पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके, मजा आएगा भाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके, है कि नहीं। लगा हो फंटास्टिक तो बताना कमेंट करके, नहीं लगा हो तो फिर बात ही अलग है। चलिए आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। देखो यार टेक्निकल सब्जेक्ट है, बोरियत सोच के पढ़ाऊंगा तो बहुत बोरियत हो जाएगी, वरना तो सुला देगा ये सब्जेक्ट। सब यार मस्ती से पढ़ो और करते भी चलो, सीखते भी चलो। ठीक है, आपको याद करा दूंगा, बातों बातों में ही आपको मज़ा आने लगेगा। चलिए
70 की बात अगर करें क्वेश्चन, सॉरी 70 तो मेरे पास है, मतलब इस क्वेश्चन की बात करें तो डी ऑप्शन हो गया समांतर पथों की संख्या। टर्मिनल के वोल्टेज पे नहीं करता, ठीक है, ब्रश संपर्क हानि और इतना नहीं करता, ठीक है, विनिमय नहीं करता, ठीक है। ब्रश संपर्क से याद रखना, ब्रश के संपर्क की जो हानि होती है उससे छोर का वोल्टेज गिरता है, अंदर उत्पन्न ईएमएफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिमाग में डालना ही बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही जुड़ा हुआ है। अब देखो एक ही पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए एक जैसे। अब बताओ, आप कहोगे कि सर आप ऐसी बात करते हो, भाई ये एक ही पेपर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर इज डैश टू स्पीड। मतलब जो बैक ईएमएफ होता है, भाई बैक ईएमएफ का भी यही फॉर्मूला होता है डीसी मोटर के, वो किसके इज डैश टू स्पीड। मतलब जो बैक ईएमएफ है वो ये स्पीड के क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आंखें देख पा रही हैं, देख पा रही होंगी भाई, आंखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। मेरे हालात ऐसे हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता भाई, मैं क्या करूं, एक ही पेपर में इतने सारे सवाल एक जैसे हैं, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है मेरे दोस्त, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रश के पॉजिटिव और नेगेटिव सेट के बीच अंतर, ब्रश के पॉजिटिव और नेगेटिव सेट के बीच अंतर डैश होना चाहिए। वो कह क्या रहा है, मैं पहले आपको वही बता देता हूं कि वो कह क्या रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो डीसी मशीन है और यहाँ पर ये रोटर है डीसी मशीन का, ठीक है, ये ब्रश है। अब ये ब्रश का पॉजिटिव और नेगेटिव सेट होता है भाई, पॉजिटिव एक होता है पॉजिटिव करंट लेके जाएगा बाहर छोर पर, और ये एक होगा नेगेटिव करंट लेके जाएगा ब्रश से। तो ये वैसे तो ब्रश ना स्प्रिंग से जुड़ी होती हैं यार, ठीक है, अगर आप बहुत टेक्निकलिटी की बात करेंगे तो ब्रश स्प्रिंग से जुड़ी होती हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि ब्रश के जो सेट हैं, इन मतलब ये जो दूरी बनेंगी रोटर से, इनकी दूरी कैसी होनी चाहिए। तो इनकी दूरी मेरे भाई बराबरी की दूरी होनी चाहिए, याद रखना। मतलब पॉजिटिव सेट की रोटर से दूरी और कहीं ना कहीं नेगेटिव सेट की रोटर से दूरी कैसी होनी चाहिए भाई, बराबर होनी चाहिए। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी टाइप क्वेश्चन है। मतलब कहने का क्या है कि उसने पूछा तो टेक्निकल क्वेश्चन है, पर ऐसा क्या है कि मतलब ना टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है पर कुछ नहीं, उसका जवाब है ना, अगर बस आपको इंग्लिश की हिंदी आती होगी तो भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग, इन इलेक्ट्रिकल मशीन इफ लूज कम्यूटेटर बार्स आर प्रेजेंट इट विल सेट अप। अगर वो बोल रहा है कि मशीन में कम्यूटेटर क्या होती है, स्प्लिट बार रिंग होती है, मतलब एक ऐसी रिंग जो कि खंडों में बटी होती है, बार्स में बटी होती है। अब आप लोगों को पता ही है ये कॉपर के बनते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर के सेगमेंट होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर के, ठीक है भाई, हार्ड ड्रॉन कॉपर के सेगमेंट होते हैं। अब जब ये हार्ड ड्रॉन कॉपर के सेगमेंट होते हैं और माइका से क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं आपस में। ये तो रही बात किसकी, कम्यूटेटर की। अब आप इस बात को समझिएगा, ये सेगमेंट है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये माइका से इंसुलेटेड रहते हैं, तो ये बात तो वो पूछ लेता है। अब ये कह रहा है कि कम्यूटेटर के सेगमेंट, अगर कम्यूटेटर के सेगमेंट थोड़े आपस में लूज हैं तो वो क्या करेंगे भाई। ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रिसिटी तो पैदा करेंगे नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ह्यूमिडिटी, नमी पैदा करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है। चौथा ऑप्शन कनेक्टिविटी पैदा करेंगे, मतलब किसी चीज़ को जोड़ेंगे, नहीं, अरे वो खुद हिले हुए हैं तो क्या जोड़ेंगे, ठीक है। बॉम्बे इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। इसेंट्रिसिटी का अगर इंग्लिश का हिंदी मतलब देखेंगे तो उसका मतलब होता है सनक, मतलब ढीला होना या इस तरीके से। तो कम्यूटेटर सेगमेंट खुद ढीले होंगे तो वो क्या पैदा करेंगे, वहाँ पे एक ढीला कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ढीलापन और एक सनक मतलब हिंदी में मतलब उसको कहीं इस तरीके से यूज़ किया गया कि वो ढीला सा थोड़ा सा कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। इतना पॉइंट, चलते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इन इलेक्ट्रिक मोटर डैश इज लॉस ड्यू टू फैंस एंड बियरिंग। वो ये बोल रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर में बियरिंग फ्रिक्शन की वजह से, मतलब जो बियरिंग्स लगी होती हैं किसी भी मशीन में, उसके घर्षण की वजह से, उसके पंखे की वजह से कौन से प्रकार का लॉस हमें देखने को मिलता है। अब भाई एक बात बताओ, कोई भी बियरिंग्स वगैरह होंगी और उसमें घर्षण होगा तो कौन सा लॉस मिलेगा भाई? आयरन लॉस, कोर लॉस, स्ट्रे लॉस तो मिलेगा नहीं। कौन सा लॉस मिलेगा? फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। मतलब भाई घर्षण की वजह से फ्रिक्शन लॉस तो होना ही होना है, ठीक है। और विंडेज लॉस, पंखा चलेगा भाई, कोई चीज़ हवा में घूमती है तो विंडेज लॉस करती है वो, ठीक है। विंडेज लॉस मतलब हवा के द्वारा जो होने वाला। अब आप खुद सोचो, कोई आप है ना, आप ऐसे सोचिए जैसे भारत में ट्रेन ऐसी होती हैं इस तरीके से चौकोर, तो वो हवा को ज़्यादा मतलब लॉस होगा, मतलब स्पीड हवा उस पर ज़्यादा टकराएगी। और अगर किसी ट्रेन का मुंह इस तरीके से होता है जैसे बाहर होता है तो वो हवा को चीरती हुई जाएगी। सेम ऐसे ही मतलब विंडेज लॉस बोलते हैं, हवा के द्वारा जो रुकावट पैदा होती है उसे विंडेज लॉस बोलते हैं, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाई देखो अगला क्वेश्चन इतना प्यारा है, बहुत प्यारा यार। देखिए अगला क्वेश्चन है, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल मेथड इज अ कंट्रोल मेथड ऑफ। अब देखो पहली चीज़ तो शंट मोटर मशीन की अगर हम बात करेंगे, शंट मोटर की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्पीड कंट्रोल मेथड 3 तरीके के होते हैं। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, और क्या यार एक बात है, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार और ना शेयर कर रहे हो, ठीक है। देख लेते हो, चले जाते हो और मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। गलत बात है यार ये। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड हो गया और आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड हो गया, और वार्ड लियोनार्ड मेथड हो गया। भाई अब जो क्वेश्चन आते हैं वो सुन लो। ये जो मेथड है ये मोटर की स्पीड, क्या ये जो मेथड है ये मोटर की स्पीड अब बेस स्पीड या रेटेड स्पीड से बढ़ाएगा। मतलब कहने का ये है, अगर कोई मोटर की रेटेड स्पीड 1500 आरपीएम है, कि साहब कंपनी कह रही है 1500 आरपीएम पे चलेगी, तो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड द्वारा आप उसे जो रेटेड स्पीड है उसकी 1500 उससे ऊपर स्पीड बढ़ा सकते हैं। आर्मेचर कंट्रोल मेथड में बिलो हो जाएगा, बिलो रेटेड स्पीड। और भाई वार्ड लियोनार्ड इतना अच्छा मेथड है, इसमें बोथ पॉसिबल है, मतलब स्पीड को अब ऊपर भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकते हैं। तो कई सवाल यहाँ से बनते हैं। ये फील्ड फ्लक्स मेथड फ्लक्स कंट्रोल से यूज़ होता है, मतलब फ्लक्स का यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, कम किया जाता है फ्लक्स को। यहाँ हम आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में आर्मेचर करंट को कम किया जाता है, ठीक है, कम किया जाता है रेजिस्टेंस लगा के। और वार्ड लियोनार्ड में सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड, मतलब यहाँ पर जो मोटर में सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वो दे के कम किया जाता है। मतलब जैसे कोई मोटर है, ठीक है, ये मोटर हो गई आपकी भाई, शंट मोटर ये हो गई। हम इसमें यहाँ पर जो वोल्टेज दे रहे हैं इनपुट में, भाई मोटर को तो सप्लाई में वोल्टेज देंगे ना, वो वेरी करके हम यहाँ की स्पीड को वेरी कर देते। तो पेपर में एक सवाल और आता है कि भाई वार्ड लियोनार्ड मेथड कौन सा मेथड ऐसा है जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा है स्पीड कंट्रोल की। अब तुम खुद सोचो, मान लो इससे स्पीड 200 स्पीड ऊपर बढ़ाएं और इससे 200 स्पीड नीचे करें, पर इससे तो 200 ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, नीचे भी, तो 400 की रेंज हो गई कि नहीं हो गई। तो इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा है, रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर यूँ तो बहुत सवाल आते हैं। वार्ड लियोनार्ड मेथड में एक डीसी मोटर को साथ साथ इसके साथ साथ जो ये वोल्टेज के लिए
मतलब ये मेथड अब पुराना हो गया। मतलब वार्ड ल्यूनार्ड का जो मेथड था ना, ये जनाब थे, भैया थे भैया, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना एक सेटअप किया था पूरा। पर अब क्या है कि अब तो साइक्लो कन्वर्टर वगैरह आ गए और बहुत अच्छे अच्छे SCR वगैरह आ गए, तो हम डायरेक्ट वोल्टेज को कंट्रोल कर लेते हैं। पर इन जनाब ने क्या कहा कि ये वोल्टेज भी डायरेक्ट कंट्रोल मत करो, एक DC जनरेटर लगा दो, फिर वो DC जनरेटर लगा दो और DC जनरेटर को चलाओ 3 फेज इंडक्शन मोटर से। तो एक सवाल ये पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पे वार्ड ल्यूनार्ड में क्या होता है, तो DC मोटर और DC जनरेटर की कपलिंग होती है। DC जनरेटर को किससे चलाया जाता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर से चलाया जाता है। तो ये सब सवाल है, आते रहते हैं, मस्ती से पढ़ते रहिए, सब होता रहेगा, मैं करवाता रहूँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, द कम्यूटेटर पिच फॉर सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग इज इक्वल टू। ठीक है, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये कम्यूटेटर पिच क्या है। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कम्यूटेटर पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कम्यूटेटर सेगमेंट विच टू एंड्स ऑफ सेम आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड। मतलब किसी भी कम्यूटेटर में दो, क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू कम्यूटेटर सेगमेंट जहां पर सेम आर्मेचर कॉइल, मैंने अभी आपको बताया था आर्मेचर कॉइल ये होती है, सेम आर्मेचर कॉइल के इस तरीके से जुड़े हों। मतलब एक छोर एक सेगमेंट में, एक छोर एक सेगमेंट में, और इन दोनों के बीच की दूरी कहलाती है कम्यूटेटर सेगमेंट, वो कम्यूटेटर पिच। ठीक है, इतना पॉइंट। अब वो ये पेपर में पूछ रहा है कि सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग की किसके बराबर होती है। तो सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग की ये जो डिस्टेंस होती है वो एवरेज पिच के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, एवरेज पिच के बराबर होती है। देखो इसका अपने आप में अगर हमें इसे समझना है तो इसका बहुत डिटेल में जाके एक फिगर बनता है, तब जाके हम इस एवरेज पिच को समझ सकते हैं। बाकी एवरेज पिच अगर देखा जाए तो फ्रंट पिच और बैक पिच को अगर हम मतलब प्लस करके बाई 2 डिवाइड कर दें तो एवरेज पिच निकलती है। थोड़ा फिगर बड़ा हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा फिगर बड़ा करके नहीं मैं बताया हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ पर इस क्लास में, इस लेक्चर में DC मशीन के और बेसिक मैग्नेट के UPPCL 2019 शिफ्ट 2 का पेपर JEE का हम लोग कर लिए हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग उठाएंगे कोई ना कोई लेक्चर, कोई ना कोई टॉपिक हम लोग उठाएंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर शायद उठा लें या ट्रांसफार्मर। ठीक है, बट एक बात मैं आपको कहूँ, टेंशन फ्री होके आप प्लेलिस्ट में है ना, आप सीक्वेंस वाइज चलिए, हर पेपर के टॉपिक वाइज सोल्यूशन मिलेंगे। जॉब का ब्रह्मास्त्र जाइएगा, प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज सोल्यूशंस मिलेंगे, टेंशन फ्री होके देखिए। ठीक है, मस्ती से। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कब, नेक्स्ट लेक्चर में यार। ओके, और पावर सिस्टम की थ्योरी भी शुरू हो गई है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में पावर सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ आप लेक्चर सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।